हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एडुटेरिया के जो 17th बीपीएससी मेंस नोट्स जो प्रोवाइड किया गया है, समर्थ क्लास मेंस प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है एडुटेरिया में, उसका आज हम लोग मेंस के लिए प्रमुख विद्रोह एवं महात्मा गांधी व्यक्तित्व जो भी रखते थे उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जिसमें हमारा जो सबसे पहले है वो है संथाल विद्रोह। आज हम लोग संथाल विद्रोह के बारे में जानेंगे, उसकी कुछ भूमिकाएं, उसका क्या उद्देश्य था, ये सब पे आज हम लोग बात करेंगे और उसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूमिका क्या थी संथाल विद्रोह की? ब्रिटिश शासन की औपचारिक नीतियों ने भारत की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था में चूल परिवर्तन किया तथा भारत को ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया। संथाल विद्रोह शासन की इन्हीं आर्थिक प्रशासन नीतियों के खिलाफ प्रथम संगठित सशक्त जनजातीय आंदोलन था। तो जैसे कि हम लोगों को पता चला कि संथाल विद्रोह क्या था, एक जनजातीय आंदोलन था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में दामिनी कोह, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियाँ तक क्षेत्र में सिद्धू एवं कान्हू, चांद एवं भैरव के नेतृत्व में हुआ। यह विद्रोह पूर्व में हुए जनजातीय आंदोलन की अपेक्षा ज़्यादा आक्रामक, संगठित एवं अहिंसक था। इस क्षेत्र ने जनजातीय परंपराओं एवं अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। तो यहाँ पे हम लोगों को ये भूमिकाएं हमने पढ़ लिया। अब इसका क्या उद्देश्य था इसको भी जान लेते हैं। संथाल विद्रोह का उद्देश्य, इस विद्रोह के माध्यम से वे निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते थे। तो क्या क्या उनका उद्देश्य था? पहला, विदेशी प्रभाव को समाप्त करना, पहला इनका ये उद्देश्य था। दूसरा, संथाल क्षेत्र में ब्रिटिश शासन का अंत करना। तीसरा जो था वो न्याय एवं धर्म पर आधारित राज्य की स्थापना करना। चौथा जो था संथालों के पारंपरिक एवं वन अधिकारों के साथ साथ आर्थिक हितों की सुरक्षा करना। तो ये उनका चार क्या था, उद्देश्य था। इसका हम लोग कारण जान लेते हैं कि संथाल विद्रोह हुआ क्यों था। संथाल विद्रोह के कारण, तो हम लोग इसके कारणों की चर्चा करें तो सबसे पहला कारण इसमें बताया जा रहा है कि ज़मींदारी प्रथा एवं इसके दुष्परिणाम, बाहरी लोगों, डाकुओं की जनसंख्या में वृद्धि आदि जैसे कुछ कारण थे जिसको हम लोग देखेंगे। तो लाइन बाय लाइन इसको भी रीड कर लिया जाता है। ठीक है, कर लेते हैं। तो अंग्रेज़ी सरकार की नीतियों के खिलाफ जनजातीय क्षेत्रों सहित भारत के सभी क्षेत्रों एवं वर्गों में साम्राज्यवादी सरकार के खिलाफ संथाल, भूमिज हो, मुंडा, पहाड़िया आदि अनेक विद्रोह समय समय पर हुए, जो अंग्रेज़ी सरकार के शोषणकारी नीतियों के साथ साथ कुछ स्थानीय एवं तत्कालिक कारणों से प्रेरित थे। इसी परिप्रेक्ष्य में संथाल विद्रोह के लिए ज़मींदार कारकों को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। तो कौन कौन से निम्न रूप थे, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहला इसमें बताया जा रहा है ज़मींदारी प्रथा एवं इसके दुष्परिणाम। ज़मींदारी प्रथा एवं इसके दुष्परिणाम। तो आरंभ से ही कंपनी शासन के लिए भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। आरंभिक भू राजस्व संबंधी प्रयोगों के बाद 1793 में बिहार एवं बंगाल प्रदेश में ज़मींदारी प्रथा लागू की गई। आरंभ में कंपनी शासन ने उनके सरदारों को ज़मींदारों का दर्जा प्रदान किया। इन ज़मींदारों का उपयोग सरकार अपना हित एवं स्वार्थ साधनों के लिए करती थी। लगान की इस नई प्रणाली ने व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव किया। पहले लोग सामूहिक रूप से लगान दिया करते थे, लेकिन अब प्रत्येक व्यक्ति को अलग से कर देना होता था। इतना ही नहीं, उनके द्वारा उत्पादित हर वस्तु पर सरकार ने नया कर लगाया। यह कर इतना अधिक था कि पहले से वसूले जा रहे कर की तिगुना वृद्धि हो गई, जो संथाल कृषकों का आर्थिक स्थिति व क्षमता की दृष्टि से वहनीय नहीं थे। पुनः नए करों की वसूली के लिए मैदानी इलाकों में से खासकर उत्तरी बिहार के लोगों को बहाल किया गया। इनके वसूली के तरीके कठोर एवं अमानवीय थे। तो सबसे पहला इसमें जो रीज़न बताया जा रहा है वो कर को बताया जा रहा है कि जो भी कर जो कम लगाया जा रहा था उसका भी अब क्या कर दिया गया, 3 गुना कर लगाने जाने लगा। तो इसी के कारण उन लोगों को क्या हो गया, आक्रोश पैदा हो गया। दूसरा जो बता रहा है कि वो बाहरी लोगों, डिकुओं की जनसंख्या में वृद्धि, मतलब जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है दूसरे लोगों की कि जिसके कारण भी इन लोगों को विद्रोह करना पड़ गया। तो डिकुओं अथवा बाहरी लोगों ने इस क्षेत्र के आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कृषि, वानिकी, उत्पादन, लगान वसूली आदि में काफ़ी रुचि दिखलाई। जल्द ही वे आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो गए तथा उनकी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। उनके प्रभावशाली होने के साथ ही संथालियों के परंपरागत अधिकारियों की कटौती होने लगी।
अब जंगली भूमि, वन संसाधन एवं सामूहिक चारागाहों आदि के इस्तेमाल पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। जगह बदलकर की जाने वाली खेती पर भी पूर्णतः रोक लगा दी गई। परिणामतः कृषि अलाभकारी हो गई और धीरे धीरे संथालों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती चली गई। तो ये दूसरा कारण बताया गया। तीसरा कारण जो बताया जा रहा है इसमें, ऋण के भार में वृद्धि। तो दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण संथाल साहूकार एवं महाजनों से ऋण लेने के विवश हो गए। ऋण को भार में वृद्धि तथा वापसी में असमर्थ होने के कारण साहूकार एवं महाजनों ने उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त वे इनकी बहु बेटियों का यौन शोषण भी करने लगे। संथालों ने उनके अत्याचार से निजात पाने के लिए पुलिस एवं न्यायपालिका की शरण लेने की कोशिश की, लेकिन महाजनों ने इनकी मिली भगत के कारण उनकी यह कोशिश भी बेकार हो गई। उन्होंने यह महसूस किया कि वे पुलिस और न्यायालय साम्राज्यवादी शोषण के ही उपकरण हैं। अतः उनके मन मस्तिष्क में औपनिवेशिक ढांचे के खिलाफ घृणा का भाव बढ़ने लगा। चौथा रीज़न जो बताया जा रहा है वो साहूकार का कपटपूर्ण व्यवहार है। क्या है? संथाल की कमज़ोर आर्थिक स्थिति ने महाजनों एवं साहूकार के लिए खुली लूट का सुनहरा अवसर प्रदान किया। अपनी ज़मीन से बेदखल होने से बचने के लिए संथालों ने महाजनों से ऊंची ब्याज पर ऋण लिया। उन्होंने न केवल ब्याज पर ब्याज वसूला, बल्कि अपने कपटपूर्ण व्यवहार से ऋण खातों में काफ़ी गड़बड़ी की। इस तरह भोले भोले संथाल घुरूत महाजनों एवं साहूकार के व्यवहार के कारण ऋण जाल में फंसते चले गए। फलतः उनमें इनके खिलाफ काफ़ी रोष था। यही कारण था कि जब विद्रोह हुआ तब महाजनों की हत्याएं की गई तथा उनके ऋण लेखों को आग में के हवाले किया गया। मतलब जितना भी ऋण का ब्यौरा था उसको क्या कर दिया गया? जला दिया गया। पांचवा जो कारण बताया जा रहा है इसमें राजनीतिक कारण बताया जा रहा है। राजनीतिक कारण वो भी पढ़ लेते हैं। संथालों का अपना राजनीतिक ढांचा था जिसे पारहा पंचायत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पारहा पंचायत। या प्रतिनिधि मूलक परंपरागत ढांचा था। उनके सरदार संथालों द्वारा चुने जाते थे। ये सरदार उनके हितों की रक्षा का ख्याल रखते थे तथा गांव का लगान वे एक साथ राजकोष में जमा करते थे। स्मरणीय है कि नवीन ज़मींदार व्यवस्था एवं औपनिवेशिक प्रशासन ढांचा को लागू होने के बाद उनके अधिकार समाप्त प्रायः हो गए। परिणाम स्वरूप संथालों ने नई राजनीतिक ढांचे के खिलाफ पर्याप्त असंतोष था। वे हर हाल में पूरी व्यवस्था की बहाली चाहते थे जिससे कि उनके सभी प्रकार के अधिकार सुरक्षित रह सकें। छठा जो कारण बताया जा रहा है वो धार्मिक एवं सामाजिक कारण बताया जा रहा है। संथाल जनजाति धार्मिक रूप से पूर्णतः स्वतंत्र थी। वे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी अपने लोगों में से ही पुरोहितों या पाहन का चुनाव करते थे। ये पुरोहित उनके पूर्वजों एवं उनके ठाकुर भगवान के साथ उनका संबंध स्थापित करते थे। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद ईसाई मिशनरियों ने प्रवेश एवं उनके आक्रामक धार्मिक प्रचार ने इनकी मान्यताओं पर कठोराघात किया। फलतः वे अंग्रेज़ी शासन के उन्मूलन में कटिबद्ध हो गए। मतलब इन लोगों का जो भी धर्म था उसमें उन लोगों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। पॉइंट नंबर जो 7 बताया जा रहा है वो तत्कालिक कारण बताया जा रहा है। उपरोक्त वर्णित कारणों से संथाल में असंतोष रूपी बारूद इकट्ठा हो रहा था, जिसमें दारोगा हत्याकांड ने चिंगारी का काम किया। मामूली चोरी के मामले में स्थानीय साहूकार ने दरोगा की सहायता से कुछ संथालियों को गिरफ्तार करवा दिया। प्रतिरोध स्वरूप संथालों ने उस दरोगा की हत्या कर दी। यह तनाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया और व्यापक विद्रोह का रूप ले लिया। मतलब तत्कालिक कारण जो है वो हत्या करने से रिलेटेड है। उसके बाद जो ये था विद्रोह बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने लगा। विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ और किस तरीके से हुआ? संथाल विद्रोह की गति तेज़ रही। बहुत जल्द 30 जून 1855 को भगनीडीह में 400 गांव के करीब 6000 संथाल एकत्रित हुए और सभी ने विद्रोह का निर्णय लिया। विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था बाहरी लोगों को भगाना, विदेशियों का राज समाप्त करना एवं धर्म का राज स्थापित करना। उसके नेता थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। शीघ्र ही करीब 60,000 संथाल जमा हो गए और उन्होंने महाजनों एवं जमींदारों पर हमला करना शुरू किया।
उन्होंने साहूकार के मकानों के साथ साथ कचहरियों एवं उन दस्तावेज़ों को भी जला दिया जो उनकी गुलामी के प्रतीक थे। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और डाक ढोने वाली गाड़ियों को जला दिया गया। उनके संगठित विद्रोह को कुचलने के लिए सेना का सहारा लिया गया। विद्रोहियों का सफाया करने के लिए मेजर जनरल बोडो के नेतृत्व में सेना की 10 टुकड़ियां भेजी गई। संथाल विद्रोहियों ने उन्हें करारी मात दी। इसके बावजूद संथालों को प्रतिरोध अधिक दिनों तक नहीं टिक सका। क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। करीब 15,000 संथाल मारे गए। 1855 में सिद्धू पकड़ा गया और मार डाला गया। फिर कान्हू को भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा संथाल विद्रोह की आग धीरे धीरे ठंड पड़ गई। संथाल विद्रोह की प्रकृति, अगला जो पॉइंट है वो संथाल विद्रोह की प्रकृति है। संथाल विद्रोह में अंग्रेजी शासन की समाप्ति तथा डीकुओं बाहरी लोगों को इस क्षेत्र से बाहर करने के साथ साथ न्याय एवं धर्म आधारित संथाल राज की स्थापना के उद्देश्य से संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में दामिनी कोह भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों तक क्षेत्र में सिद्धू एवं कान्हू चांद एवं भैरव के नेतृत्व में हुआ। इन्होंने 6,000 संथाल विद्रोहियों को संगठित किया तथा भगनीडीह नामक गांव से हमला करना शुरू किया। संथाल ने विद्रोह को पूरी तीव्रता के साथ शुरू किया था, पर मेजर बोडो अलेक्जेंडर एवं थॉमसन के नेतृत्व में विद्रोह को क्रूरता से दबाया गया। सिद्धू एवं कान्हू सहित लगभग 15,000 संथाली मारे गए तथा यह विद्रोह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहा। यह विद्रोह अपनी अद्वितीय प्रकृति के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो निम्न है। 3 यहाँ पे सब पॉइंट दिया हुआ है इसका। यह ब्रिटिश सरकार की नीतियों एवं शोषण के खिलाफ सबसे आक्रामक विद्रोह था, पहला पॉइंट। दूसरा, यह काफ़ी संगठित एवं हिंसक प्रकृति का विद्रोह था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, एक साथ इकट्ठा हो गए थे। यह विद्रोह स्थानीय प्रकृति का था, पर अपनी उद्देश्यों एवं युद्ध तकनीकी गोरिल्ला के कारण राष्ट्रव्यापी महत्ता का था। गोरिल्ला पद्धति उसको बोला जाता है जिसमें लोग जंगल से निकलते हैं और हमला करते हैं और वापस फिर से जंगल में जा छुपते हैं। इसी को हम लोग गोरिल्ला पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में महासिहावादी दृष्टिकोण मिलता है। विद्रोह के संगठन एवं तीव्र प्रसार के लिए धार्मिक स्वरूप का धारण किया गया था। स्थानीय शासन को कायम करने विदेश का भावना के उद्देश्य से यह विद्रोह प्रेरित था। संथाल विद्रोह के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया, मतलब ब्रिटिश ने संथाल विद्रोह के खिलाफ क्या क्या कदम उठाया उसको देखते हैं। विद्रोहियों के हथियार परंपरागत एवं दकियानुसी था। वह तीर, धनुष एवं भालों का प्रयोग करते थे, जबकि ब्रिटिश सैनिक आधुनिक शस्त्रों से लैस थे। मतलब जो भी संथाल विद्रोह में जो भी लोग थे वो लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, तीर, धनुष, भाला वगैरह का प्रयोग करते थे। लेकिन जो ब्रिटिश सैनिक था वो पूरी क्या था, आधुनिक शस्त्रों से लैस था। मतलब उन लोगों के पास आधुनिक तरीके का, हर तरीके का हथियार हुआ करता था। दूसरा पॉइंट है, इस विद्रोह को दमन करने के लिए अंग्रेज़ी शासन को मार्शल लॉ लगाना पड़ा। मेजर बोडो के नेतृत्व में सेना की 10 टुकड़ियां भेजी गईं, जिन्हें संथालों द्वारा परास्त कर दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर एवं लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में अंग्रेज़ी की बड़ी सेना भेजकर विद्रोह का दमन किया गया। अंततः दमनात्मक कार्रवाई के दौरान 1855 में सिद्धू, 1856 में कान्हू सहित लगभग 15,000 संथाल मारे गए। परिणाम, इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ उस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विद्रोह प्रांत संथाल बहुल्य क्षेत्र के लिए विशेष प्रशासनिक पद्धति के तहत भागलपुर एवं वीरभूम के कुछ क्षेत्रों का पृथक कर संथाल परगना जिला का गठन किया गया। परगना वस्तुतः यह नॉन रेगुलेशन जिला था, जहां सामान्य कानून लागू नहीं होते थे। इस क्षेत्र में 1856 में संथाल परगना टेनेसी एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट के अनुसार संथालियों को न केवल भूमि संबंधी सुरक्षा प्राप्त हुई, बल्कि उनके परंपरागत ग्राम प्रशासन को भी मान्यता दी गई तथा ग्राम प्रधानों को पुलिस संबंधी अधिकार भी दिए गए। तीसरा पॉइंट है, संथालियों को परंपरागत मांझी व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। चौथा पॉइंट दे रहा है इसमें, विद्रोह के क्रम में संथालियों के द्वारा अपने सामाजिक, आर्थिक हित
एवं सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग की भावना का जो परिचय दिया गया वह अन्य जनजातीय आंदोलन एवं बाद के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरणा का स्रोत बन गया। ये इसके परिणाम थे। संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणाम की मूल्यांकन, इसको भी हम लोग रीड कर लेते हैं। इसका मूल्यांकन क्या है? विशुद्ध रूप से यह विद्रोह जनजातीय एवं क्षेत्रीय प्रकृति का था, जो आदिवासियों की ज़मीन, जंगल एवं जीवन में बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध जनजातीय समाज की रक्षा के लिए शुरू किया गया। इस विद्रोह में औपनिवेशिक शोषण एवं शासन के प्रतीकों के साथ साथ विदेशी शोषक वर्ग को निशाना बनाया गया। यह विद्रोह अपने अधिकारियों की रक्षा एवं शोषण के विरुद्ध करने की भावना से प्रेरित था। आगे चलकर इस विद्रोह से प्रेरणा लेकर मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी, ताना भगत आंदोलन 1914 से 1919 ईस्वी तथा 1857 के विद्रोह सहित अनेक विद्रोह हुए, जिसके कारणों में मूल रूप से ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियां रही थी। संथाल विद्रोह भले ही अपने मूल लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, पर किसी भी आंदोलन का आकलन महज उसके लक्ष्य प्राप्ति को लेकर नहीं किया जा सकता, बल्कि आने वाले समय में इनके द्वारा किन महत्वपूर्ण बदलावों को मार्ग प्रशस्त किया या काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उस लिहाज से हम संथाल विद्रोह के परिणाम का आकलन निम्न आधार पर कर सकते हैं। तो किस आधार पर? तो उसमें भी कुछ पॉइंट दिया हुआ है, सब पॉइंट, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जनजातीय एकता एवं जनजातीय समाज में सुधार का बल। दूसरा पॉइंट है, अपनी वीरता, साहस और नई आर्थिक व्यवस्था का स्वप्न आने वाले आंदोलन एवं विद्रोहियों को प्रेरित किया। विद्रोह के माध्यम से कुछ हद तक ही सही, पर सरकार ने अपनी नीति बदली, जिससे जनजातियों में आत्मविश्वास आया, कॉन्फिडेंस आया। अंग्रेज़ी सरकार द्वारा इस क्षेत्र में दी गई रियासतें ने जनजातीय समाज को आगे होने वाले विद्रोह को जोड़ने की प्रेरणा प्रदान की। सामाजिक एवं पंचायत व्यवस्था बहाली से जनजातीय एकता में वृद्धि हुई। भविष्य के विद्रोह में जनजातीय भागीदारी बढ़ी। संथाल विद्रोह का महत्व, इसका क्या महत्व है? संथाल विद्रोह का महत्व, संथाल विद्रोह के विशिष्टता के कारण ही कार्ल मार्क्स ने इस भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है। किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है संथाल विद्रोह को पहली जन क्रांति। संथाल विद्रोह भले ही अपने मूल लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हुआ, पर कुछ महत्वपूर्ण बदलावों तथा सुधारों के साथ साथ आने वाले समय में महत्वपूर्ण बदलावों का मार्ग प्रशस्त किया, जिसकी महत्ता को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, इस क्षेत्र में संथाल परगना टेनेसी काश्तकरी अधिनियम लागू किया गया था, जिससे इस क्षेत्र में जनजातियों के आर्थिक हितों की रक्षा हुई। इस क्षेत्र में माझी व्यवस्था पुनः बहाल किया गया। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, नॉन रेगुलेशन जिले के रूप में संथाल परगना का गठन तथा संथाल परगना के लिए डिप्टी कमिश्नर का पद सृजित किया गया। जनजातीय एकता एवं जनजातीय समाज में सुधार को बल मिला। अपनी वीरता, साहस एवं नई आर्थिक व्यवस्था को स्वप्न आने वाले आंदोलनों एवं विद्रोही को प्रेरित किया। विरोध के माध्यम से कुछ हद तक ही अब सही, पर सरकार ने अपनी नीति बदली, जिससे जनजातियों में आत्मविश्वास आया। अंग्रेज़ी सरकार द्वारा इस क्षेत्र में दिए गए रियासत ने जनजातीय समाज को आगे होने वाली विद्रोह को जोड़ने की प्रेरणा प्रदान किया। सामाजिक एवं पंचायती व्यवस्था बहाली से जनजातीय एकता में वृद्धि हुई। भविष्य में विद्रोह में जनजातीय भागीदारी बढ़ने लगी। इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष पर लेते हैं। विशुद्ध रूप से संथाल विद्रोह जनजातीय एवं क्षेत्रीय प्रकृति का था, जो जनजातीय क्षेत्र में जीवन में बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध जनजातीय समाज की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया। इस विद्रोह में शामिल विद्रोही नेता एवं जनता के वीरता, शोषण एवं अन्याय के प्रति लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वराज की प्राप्ति एवं नए सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए किया गया, जो जनजातीय विद्रोह में इस विशिष्ट स्थान दिलाता है। अपनी इन्हीं विशिष्टताओं एवं प्रभावों के कारण संथाल विद्रोह क्षेत्रीय सीमा से निकलकर राष्ट्रीय महत्व का विद्रोह बना तथा आगामी जनजातीय विद्रोह एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका स्पष्ट प्रभाव दिखता है।
तो यहाँ पर हमारा संथाल विद्रोह से जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था और जो भी एडिटोरियल नोट्स में जो दिया हुआ था संथाल विद्रोह के बारे में, उसको हम लोगों ने रीड कर लिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।